हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, और बाय यूजिंग द बायो सावर्ट लॉ हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मतलब हम यहाँ से जो बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हुए किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से हमारा मतलब क्या रहेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग यहाँ पर एक रिलेटिव वर्ड है। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से मीनिंग हमारा ऐसा नहीं रहेगा कि कंडक्टर रियल में बहुत बड़ा कंडक्टर होगा इनफाइनाइटली लेंथ वाला, है ना। यहाँ इनफाइनाइट एक रिलेटिव वर्ड है। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट की अगर डिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ की रिस्पेक्ट में अगर बहुत ज्यादा छोटी रहती है, ठीक है, तो फिर कंडक्टर उसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट होना रिलेटिव मीनिंग है जो, ठीक है। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी लेंथ अगर कम है, ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करेगी वहां पे, ठीक है। तो हम अब किसी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ x मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जिसको हमने एक्स वाई नाम दिया है, और उसमें करंट आई फ्लो है, और इस कंडक्टर से मीड पॉइंट मान लेते हैं हम कोई, इस मीड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें यहाँ बायो सावर्ट लॉ यूज करना है। तो बायो सावर्ट लॉ जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है, लेकिन ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के थ्रू निकालने के लिए फिर हम मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो पहले हम बायो सावर्ट लॉ लगाने के लिए इस कंडक्टर पर छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे, है ना। हमने मान लिया कि मिड पॉइंट ओ से डिस्टेंस x पर कोई एलिमेंट ए बी है, ठीक है, जिसकी लेंथ डी एल, ठीक है, और इस एलिमेंट से पॉइंट पी की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर कर लिया y, और इस एलिमेंट से जो पॉइंट पी है उस पर जो एंगल बन रहा है, जो ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा, है ना, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है। अब नेक्स्ट जो कि हमारे ये जो टोटल कंडक्टर है ना, जो इनफाइनाइट लॉन्ग वाला कंडक्टर, ये कंडक्टर पॉइंट पी पर, ठीक है, कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा। तो हमने मान लिया उसने पॉइंट पी पर एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये वाला यहाँ से जो, ठीक है, एक्स वाला एंड भी एंगल बनाएगा। तो एंगल के लिए हम बेस लाइन ओपी को ले रहे हैं, तो इस लाइन से एंगल मान लिया अल्फा 1, और बेस लाइन से नीचे बन रहा है इसलिए माइनस अल्फा 1, ठीक है। और ये अपर वाला जो एंड है वाई, इससे जो एंगल बन रहा है ना, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा 2, ठीक है। किससे बन रहे हैं ये एंगल? कंडक्टर के एंड्स के थ्रू सब्सटेंड किए जा रहे हैं पॉइंट पी पर, और हम उसको किससे मेजर कर रहे हैं? बेस लाइन ओपी की रिस्पेक्ट में। तो ओपी के बीच ये वाला एंगल माइनस अल्फा 1 ले लिया, क्योंकि बेस लाइन से नीचे है, ऊपर वाले एंगल को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाले एंगल को नेगेटिव मानेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा 2। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, पॉइंट ए से जो एलिमेंट ए बी है उसके पॉइंट ए से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर? बीपी पर, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने? उसका नाम दे दिया एसी, मतलब एसी परपेंडिकुलर ऑन बीपी। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो, ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल कौन सा क्रिएट हो गया? ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये एक। फिर दूसरा ट्राइंगल जो उसके सामने वाला ए सी पी। तो ये ट्राइंगल ए सी पी में जो एंगल बन रहा है, ध्यान रखिए, ए सी पी, इसमें जो एंगल बनेगा वो स्मॉल एंगल रहेगा, छोटा सा एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया डी अल्फा, ठीक है। ये हमारा हो गया जो उसका डायग्राम, ठीक है। क्या क्या हमने कंडीशन ली है, एक्चुअल में मैं डायग्राम यहाँ बनाकर रखा हुआ हूँ जो, लेकिन कैसे बना, किस तरह से हमने पैरामीटर्स लिए हैं, एंगल क्या आएगी, कैसे आएगी, उसके लिए मैंने आपको एक बार यहाँ फिर से बनाकर दिखा दिया, ठीक है। तो क्या माना हमने? लेट देयर बी ए कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में रखा है, ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ ऑफ द कंडक्टर की मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जिसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर विच वी कंसीडर एन एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के मिड पॉइंट ओ से एक डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ डी एल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो इसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें बायो सावर्ट लॉ लगाना पड़ेगा। अब बायो सावर्ट लॉ हमें
किससे मैग्नेटिक फील्ड बताता है? एलिमेंट से। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली देखना, बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे किसका? एलिमेंट का, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट का लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी स्मॉल रहेगी। अभी हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सब प्रोसीजर समझो। फिर उसके बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो हमारा ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से? जो हमारा एलिमेंट रहेंगे, तो देखो एलिमेंट कंडक्टर के इस एंड से इस एंड से यहाँ से, मतलब इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि इस कंडक्टर पे जितने भी एलिमेंट है उनके मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं हम? एंगल -α1 से α2। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसीजर है। जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हुए, फिर उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये रहा जो हमारा उसका डायग्राम, और उसकी स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दी है, तो आप उसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा जो हमारा, है ना, ये हमने उसकी स्टेटमेंट भी लिख दी है यहाँ पर। तो आप पहले उसकी स्टेटमेंट को स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसको यहाँ नोट करना है, एक्सप्रेशन, यहाँ स्टेटमेंट आएगी, डायग्राम आएगा, फिर उसके बाद हम उसका डेरिवेशन देखते हैं ना। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। ओके, अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एंटायर कंडक्टर। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू द एलिमेंट ए बी। ठीक है, तो एलिमेंट ए बी की हमने यहाँ लेंथ dl दिखा दी है ना, यूजिंग द बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो कितना ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, dv से ही हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको, तो ये हो जाएगा μ0/4π, ठीक है, I dl sin थीटा, है ना। एक्चुअल में यहाँ पर जो एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच में जो लाइन है उनके बीच का एंगल हमने थीटा ही लिया है, तो एज इट इज साइन थीटा ही वहां पर आएगा। ठीक है, एलिमेंट की लेंथ भी हमने dl ही ली है, करंट I ही ली है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस अपॉन में तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम यहाँ r से बताते हैं, यहाँ डिस्टेंस हमारी क्या है एलिमेंट से? y, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद जो हमको क्या करना है देखना, जो पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है और सिंपल सा, अगर हम इस डेरिवेशन को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा डेरिवेशन हमें दिखाई देगा, लेकिन इसको समझने की, याद रखने की स्टेप जो देखिए यहाँ पर कि हमको करना क्या है। अब यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एलिमेंट के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट हमें निकालने के लिए यहाँ पर dl sin थीटा और y की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। मतलब μ0/4π ये तो कांस्टेंट है, इसे फाइंड नहीं करना है। I करंट है, इसे भी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, हमें ये एलिमेंट dl sin थीटा और y की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब dl sin थीटा की और y की वैल्यू पुट फाइंड करके हमें यहाँ इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो फिर उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट होगा, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो हमारा पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है वो किसको निकालने के लिए चलेगी? dl sin थीटा और y की वैल्यू के लिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो ध्यान देना यहाँ पर कि, ठीक है, जो हमारा क्या बना है ये ट्राइंगल जो यहाँ पर, ठीक है, AOP, ठीक, इस AOP में भी कोई ना कोई एक एंगल बना होगा। इस एंगल को मैं अल्फा से बता देता हूँ, है ना। बेस लाइन OP से एक एंगल बनाएगा कौन? ट्राइंगल AOP, इसमें भी एक एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को हमने अल्फा से बता दिया। क्लियर? अब देखो तो इसको कैसे याद रखना है, कैसे स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो आप y की वैल्यू निकाल लो। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है, इस स्टेप्स को ध्यान रखो, इनको ध्यान रखोगे आप, जो पूरा डेरिवेशन आपको इजीली आ जाएगा। तो y के लिए जो आप देखिए हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOP, ये वाला AOP, इसमें लगा दो cos, है ना। मतलब हमारे पास देखो तो इस ट्राइंगल में क्या है, बेस गिवन है और y है इसकी हाइपोटेनस है। तो y इसकी हाइपोटेनस है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, बेस गिवन है, एंगल गिवन है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? बेस, हाइपोटेनस और एंगल है। तो इसमें कौन रिलेशन बताता है? कॉस रिलेशन बताता है। तो हम यहाँ पर कॉस अप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा लगाकर y की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर? मतलब पहली स्टेप आपको क्या याद रखना है, ट्राइंगल AOP में आपको कॉस अल्फा लगाकर y की वैल्यू निकाल लेना है। अब निकालना है तो dl sin थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब dl sin थीटा के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, दो ट्राइंगल बन गए हमारे कंस्ट्रक्शन के कारण ABC। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर जो आप साइन थीटा अप्लाई कर दो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? जो dl sin थीटा,
है ना, एक इक्वेशन आएगी आपके पास, इससे AC की वैल्यू निकालना है ना। ट्राइंगल ABC में साइन थीटा लगाकर AC की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और आप इसको दे दोगे इक्वेशन 2 AC की वैल्यू। फिर उसके बाद उसी ट्राइंगल में है ना, उसके सामने वाला जो ट्राइंगल है ये APC, ACP का है या APC का है ना, ये ऐसा जो बना है ये पॉइंट P, ठीक है, A और C इनके बीच का जो एंगल है वो D अल्फा। तो इसमें इस ट्राइंगल में भी आपको एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, इन ट्राइंगल APC क्या लगा दो, एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले से आप AC की वैल्यू निकाल लो। ओके, तो AC की वैल्यू यहां से भी मिल जाएगी, इसको दे देना इक्वेशन 3। अब ये देखो, जो ट्राइंगल ABC में साइन थीटा लगाया उससे भी AC निकाला, ट्राइंगल APC में एंगल लगाया उससे भी AC की वैल्यू निकलेगी। तो ये AC को कंपेयर करोगे 2 and 3 से, तो आपको किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, DL साइन थीटा की। ओके, तो क्लियर हो। अब तो यहाँ पर हमें करना क्या है, स्टेप कैसे याद रखना है इसकी, फिर इसके बाद जो आप ये स्टेप फॉलो दिमाग में बैठा लो, बाकी तो फिर पूरा डेरिवेशन हमको इजीली आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला, इसमें हमने कहा कि हमें DL साइन थीटा और y की वैल्यू निकालकर पुट करनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, ये जो हमारा ट्राइंगल बना है AOP, इस ट्राइंगल में क्या लगा दोगे, cos अल्फा, उससे y की वैल्यू निकाल दोगे। फिर DL साइन थीटा के लिए ABC में साइन थीटा लगाओगे, APC में एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, इससे दोनों से आप AC की वैल्यू निकालना। तो AC की वैल्यू आएगी, दोनों को कंपेयर करोगे और उससे DL साइन थीटा मिल जाएगा। तो आपको y की वैल्यू मिल गई, यहाँ से इधर से DL साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देना। तो उससे जो इक्वेशन आएगी उससे आपको जो dB की वैल्यू मिल जाएगी, dB की एक वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और इस dB का फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमें पूरे कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। इस इंटीग्रेशन की लिमिट -α1 से अल्फा। तो ये पूरी प्रोसीजर है पूरा डेरिवेशन की। अभी हम डेरिवेशन करने जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप इस स्टेप को ध्यान में रखिए तो आपको वो इजीली आ जाएगा। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप देखो ट्राइंगल AOP से, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट हम करते हैं, तो नाउ इन ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल AOP, इसमें हमें लगाना है cos अल्फा, है ना। तो cos अल्फा होता है जो परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है यहाँ पर OP, हाइपोटेनस है AP, है ना, OP अपॉन हाइपोटेनस AP, ठीक है। इससे आपको किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना, cos अल्फा रखो, cos अल्फा AP की वैल्यू जो ये AP क्या है हमारे पास R, ठीक है, R, और AP क्या है, AP है Y। तो हमें इससे Y की वैल्यू बना लेनी है। तो Y कितना आ गया यहाँ से, R cos अल्फा, ठीक है, ये आ गया Y, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन अगेन, चलो इन ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल देखना हमें, ABC, इसमें हमें क्या लगाना है, जो साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ कौन हो जाएगा, AC, और हाइपोटेनस हो जाएगा तो AB, है ना, बड़ी साइड है AB। इसमें लगा रहे हैं हम ये जो ट्राइंगल बना है हमारा, ये वाला, इस ट्राइंगल, इसमें इस ट्राइंगल में हमने इसको क्या कहा, ये परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा AC, यहाँ एंगल बना है थीटा, ये AB, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया AC, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनस होगी, ये हो गया बेस। आप उसको ऐसे घुमा के देख लो, ठीक है। तो साइन थीटा लगा दिया AC अपॉन AB, यहाँ से साइन थीटा, ठीक है, AC अपॉन AB जो कितना है, AB मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ एलिमेंट, तो लेंथ ऑफ एलिमेंट है हमारी DL, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी DL साइन थीटा। ओके, ये आ गया आपके पास AC, इसको आप दे दोगे इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ दिए हैं। फिर उसके बाद नाउ इन ट्राइंगल, उसके सामने वाला जो ट्राइंगल कौन सा है, APC, है ना। इस APC में क्या लगाना है हमें, ट्राइंगल APC में हमें अप्लाई करना है एंगल का फॉर्मूला। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, लिख देते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से एंगल जो कितना बन रहा है, देखो इस ट्राइंगल में ये वाला D अल्फा, है ना, एंगल D अल्फा है, आर्क हो गई AC और रेडियस हो गई AP, ठीक है। तो एंगल हो गया D अल्फा, ठीक है, आर्क हो गई AC, रेडियस हो गई AP, ठीक है। ये AP, इसको रेडियस ले लो, जिसकी वैल्यू है हमारे पास उसको ले लो, ठीक है। एक्चुअल में दोनों इक्वल रहेगी। तो यहाँ से
ए सी क्या हो जाएगा, डी अल्फा ए सी, ए पी की वैल्यू है वाई, तो यहाँ से तो ए सी निकल के आ गया हमारे पास वाई डी अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन थर्ड। ओके, अब यहाँ से इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके बेटा आपको डी एल साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। देखना दोनों जो ए सी और ए सी है तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगी, तो डी एल साइन थीटा, ठीक है, डी एल साइन थीटा किसके इक्वलेंट आ गया, वाई डी अल्फा के, ठीक है। मतलब ये हमें मिल गई डी एल साइन थीटा की वैल्यू और इधर हमें मिल गई वाई की वैल्यू, है ना। तो हमें यही वैल्यू पुट फाइंड करना थी। अब ये दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट फाइंड हो जाएगा और उसकी वैल्यू, ठीक है, क्या रहेगी, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में एज इट इज लिख रहा हूँ, क्यों, डी वी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी वैल्यू हमने पुट नहीं की है, वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, डी वी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा की वैल्यू जो क्या है, वाई डी अल्फा, ठीक है, ये वाई डी अल्फा, ठीक है, अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये वाई से ये वाई कैंसिल हो गया, डी वी कितना बच गया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा अपॉन वाई, ठीक है। अब ये वाई की वैल्यू पुट कर देते हो तो कितना आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और नेक्स्ट जो आई डी अल्फा, वाई की वैल्यू है आर अपॉन कॉस अल्फा, आर अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। तो डी वी हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, कॉस अल्फा ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बाय आर कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब हमें एंटायर कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन मेथड से हम एंटायर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम एंटायर कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ओके, चलिए बेटा ना, अब हम इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एंटायर कंडक्टर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। और हमने क्या माना था तो यहाँ पर कि जो कंडक्टर है एक्स वाई वो पॉइंट पी पर माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंगल सबटेंड करता है ना। तो वही हमने लिखा कि कंडक्टर्स सबटेंड द एंगल माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एट द पॉइंट पी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, ठीक है। एंटायर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर दोगे बेटा आप उसका, तो इसे हम बी से इंडिकेट कर रहे हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, है ना। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, है ना। ये लिमिट कैसे आई हम बता चुके हैं इससे पहले, जो कि हम क्या करते हैं एक्चुअल में, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स उस पर लेकर मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हुए चलेंगे। तो हम कहाँ से कहाँ तक उसको ऐड करेंगे, इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट का ऐसे, तो ये जो एलिमेंट है वो उस पर माइनस अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 एंगल बना रहे होंगे, तो इसलिए हम उसकी लिमिट माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 पुट अप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड है पूरी, बी कितना हो जाएगा, डी बी की वैल्यू पुट करोगे तो डी बी है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है। और लिमिट है माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 से, ठीक है। अब यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन से रूल्स पता है हमें इंटीग्रेशन के, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है ही, करंट भी कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं होगी कंडक्टर में, ठीक है। आर ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस, इंटीग्रेशन में सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा डी अल्फा, है ना, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंगल चेंज होते चलेंगे यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पुट कर दे रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट जो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, साइन अल्फा, और इसकी लिमिट है माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाय आर, ठीक है। लिमिट पुट कर दोगे तो यहाँ पर एक बार आप लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ साइन अल्फा, है ना, क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अल्फा 2 माइनस साइन माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो माइनस अल्फा 1 ऐसे पुट करो। अब हमें रूल पता है कि यहाँ पर कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। तो इस बेसिस पर जो b की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा 2 माइनस, है ना, ये माइनस भी बाहर हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ है तो हम यहाँ पर भी माइनस ले सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा 1 और माइनस साइन अल्फा 1 ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर विच सस्टेन एन एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2। मतलब हमें यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये अभी हमने इनफाइनाइट वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला है, हमने उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला है जो पॉइंट पी पर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंगल सस्टेन करता है। ओके, तो अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के लिए एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख रहे हैं साइन अल्फा 1 प्लस साइन ए, मतलब अल्फा 2 वाले टर्म को आगे लिख दिया अल्फा 1 वाले, ओके, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर विच फॉर्म या विच सस्टेन एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एट द पॉइंट पी। अभी हमें निकालना है इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के लिए। तो इनफाइनाइट वाले कंडक्टर के लिए हम फाइंड करते हैं बेटो, इसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, ठीक है। अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था ड्यू टू ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ तो इनफाइनाइट है और जो पॉइंट पी है वो उसके बाइसेक्टर पे रखा है ना, इस तरह से। जैसे अभी हमने यहाँ पर कंडक्टर बताया था ऐसे, और इस पे पॉइंट पी यहाँ बताया था जो, और एंगल जो बना रहा है हमारा कंडक्टर, उस एंगल की वैल्यू हमने माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कही थी, है ना, एंगल हमने अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कहे थे। तो जब कंडक्टर की लेंथ चेंज होगी जो, है ना, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। किस तरह से, ऐसे समझ लो, जैसे हमने मैं इस डायग्राम को ऐसे दिखाता हूँ, है ना, इस वाले को इस तरह से बनाता हूँ, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसके बाइसेक्टर इनफाइनाइट लेंथ वाला है, मान लो अभी कंडक्टर और पॉइंट पी उसके बाइसेक्टर पे है ना, बाइसेक्टर ऑफ लेंथ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये अल्फा 1 बोल दो और ये अल्फा 2, ठीक है ना। माइनस तो माइनस अल्फा 1 का मतलब वो इस और बन रहा है, इसलिए माइनस लगा है, ठीक है। तो एंगल अल्फा 1 की वैल्यू और अल्फा 2 की जो वैल्यू है जो वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगी। अब कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर मान लो जो मैं कंडक्टर थोड़ा सा और लेंथ वाला ले लेता हूँ, मतलब यहाँ कंडक्टर की मैं लेंथ और बढ़ा लूँ ऐसे, तो ये लाइन ऐसे जाएगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ जाएगी, तो एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 बढ़ते जाएंगे, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाएगा। मतलब लेंथ, कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ रही है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 भी बढ़ते जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर अगर हम इसको और बढ़ाते हैं लेंथ को इधर, तो ये अल्फा 1 की वैल्यू और अल्फा 2 की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है, इधर भी तो और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ एक्चुअल में तो क्या होता जा रहा है कि अगर आप इनफाइनाइट लेंथ वाला कंडक्टर मान लो, आप इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट लेंथ तक जाएगा तो ये हमारी लाइन में जो बिल्कुल ऐसी सीधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगी उससे, तो इनफाइनाइट पर जाकर मिलने वाली लाइंस हमेशा पैरेलल होती है ना। जैसे हमने कहा कि ये तो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन है अगर उस पर इनफाइनाइट पे लाकर जाकर मिल रही है, कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है, तो ये लाइन जो ऐसे उसको मिल रही थी, ये लाइन उसके जो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पैरेलल होती जाएगी। मतलब आप इधर जो लेंथ बढ़ाते जाओगे ये लाइन थोड़ी सी सीधी होती जाएगी, है ना, पैरेलल होती जाएगी। तो इन्फिनिटी पे जब ये जाएगी, तो इन्फिनिटी पर जाएगी तो यहाँ पर उसके पैरेलल हो जाएगी। अब जब ये पैरेलल हो गई, ठीक है, तो जब ये पैरेलल हो गई तो अल्फा 2 90 हो जाएगा, अल्फा 1 भी तो इधर भी 90 हो जाएगा। मतलब कंडक्टर अगर कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो और पॉइंट पी उसके बाइसेक्टर पर हो, तब यहाँ पर देन, ठीक है, अल्फा 1 इज 90 π/2 एंड अल्फा 2 इज आल्सो π/2। ये दोनों की वैल्यू π/2 होगी, 90 हो जाएगी। कैसे होगी आपको समझ में आ गया होगा कैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो क्या है हमारे पास, जो अभी हमने फाइंड किया है एंटायर कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड B = μ0/4πI dl, ठीक है, सॉरी
क्या है आई बाय आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अभी एंगल की वैल्यू पुट नहीं की है ना, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे। ओके, अब b की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई बाय आर साइन अल्फा 1 मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू जो कितनी होती है, साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो b हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन ये 1 प्लस 1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम इंटू मीटर, यूनिट भी लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर b, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इसको कैंसिल आउट करके अगर आप लिखते हो तो इस और भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई अपॉन ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर न्यूटन अपॉन एम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, जो आगे हमें यूज होना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर ऑफ है ना स्टेट कंडक्टर कितना होगा, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ये वाला फॉर्म याद रखें, या म्यू नॉट आई 2 पाई आर, ठीक है। ये हम वैक्यूम में रखा हुआ, तो अगर हम इसके आसपास कोई मीडियम रख देते हैं तो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है तो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम एयर और वैक्यूम में ही देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इफ द कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और पॉइंट पी बिल्कुल उसके बीच में कहीं पर है, ऐसा। अब ऐसा भी पॉसिबल है तो यहाँ पर कि कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी उसके किसी एक एंड पर है ना। कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का तो है, लेकिन पॉइंट पी उसके बीच में कहीं ना होते हुए हम क्या मान के चल रहे हैं कि उसकी किसी एंड पर है, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होने पर और यहाँ होने पर इसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या यहाँ से यहाँ आने पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये अब हमें चेक करना है। तो दूसरा केस में हम मैग्नेटिक फील्ड जो कहाँ ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंड केस हमारा, ठीक है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P is lies, ठीक है, near its one end, ओके। मतलब जो पॉइंट P है वो किसी एक एंड के पास है, मतलब ये इस तरह से मान लो आप कंडक्टर हमारा यहाँ पर ऐसे है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, और पॉइंट P जो है वो यहाँ कहीं पर है ऐसे। तो इस केस में एंगल्स की वैल्यू क्या बनेगी, है ना। तो एंगल्स की वैल्यू देखना तो यहाँ पर जैसे हमने कहा ये हमारा पॉइंट P है, ये तो नॉर्मल बनाता हूँ, जो नॉर्मल केस जो अभी तक हमने लेके आ रहे हैं, ये ठीक है, ये बेस लाइन हो गई हमारी, ठीक है ना, ये बेस लाइन और ये इस तरह से ना, ये पॉइंट OP, ये एंगल हमने बोला अल्फा 1 और ये हमारा अल्फा 2, ठीक है। तो अगर आप कंडक्टर को जो इनफाइनाइट लेंथ का मान रहे हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ और पॉइंट P जो है यहाँ पर हो, तो इस केस में देखना कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि अगर हमारा कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, ओके, कंडक्टर अगर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी और इनफाइनाइट जाएगी तो फिर वो कंडक्टर की क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। और हमारी ये जो बेस लाइन है ये, तो यहाँ अल्फा 2 तो हमको समझ में आ गया, कितना हो गया 90 हो गया, है ना। मतलब हमने अभी पहला अल्फा 2 की वैल्यू बताई, ये पहली लाइन हमने ड्रॉ की, पहली लाइन में जो जब कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये वाली लाइन भी कंडक्टर के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये पैरेलल हो गई, अल्फा 2 हो गया 90। अब यहाँ अल्फा 1 कितना होगा, तो देखो कंडक्टर जो यहाँ पॉइंट P यहाँ पर था, ठीक है। अब मान लो आप पॉइंट P जो यहाँ बनाते हो, ध्यान दो, पॉइंट P अगर आप यहाँ बनाते हो ऐसे, ठीक है, तो कंडक्टर ये बेस लाइन यहाँ आ गई, ये लाइन यहाँ आ गई, मतलब ये जो लाइन टच कर रही थी पॉइंट P को और ये बेस लाइन, ये पहले ऐसी थी, अब कंडक्ट ये पास में आता जा रहा है पॉइंट, तो ये लाइन ऐसी हो गई, है ना। मतलब यहाँ क्या होते जा रहा है, ये जो सेकेंड लाइन है ये बेस लाइन के पास में आते जा रही है, अगर पॉइंट इधर खिसकता जा रहा है, ठीक है, तो ये सेकेंड लाइन बेस लाइन पर पास में आते जा रही है। अब मान लो कि बिल्कुल यहीं आ गई, तो ये हमारी सेकेंड लाइन ये हो गई पॉइंट P को दूसरे एंड से मिलाने वाली, और वहीं हमारी बेस लाइन भी हो गई। तो लाइन सेकेंड और बेस लाइन दोनों एक ही जगह में, तो दोनों बिल्कुल पैरेलल हो गई, मतलब ये हमारी बेस लाइन है और पॉइंट P को दूसरे एंड से मिलाने वाली लाइन भी ऐसी आएगी, ऐसी। तो दोनों लाइन बेस लाइन और पॉइंट P को
कंडक्टर के एंड से मिलाने वाली लाइन दोनों बिल्कुल पैरेलल होगी, पैरेलल हो गई तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। क्लियर? तो यहाँ एंगल अल्फा 1 जो हो जाएगा 0। ठीक है, नहीं तो इससे आपको फिर नहीं क्लियर हुआ, फिर से रिपीट करके देखना इसको, क्लियर हो जाएगा कि दूसरी लाइन में जो पहली लाइन तो हमारी पैरेलल हो गई, ये समझ में आ गया है ना। दूसरी लाइन देखो पॉइंट पी की हमने बेस लाइन ड्रॉ की, ये बेस लाइन, ओके ओके, जो ये हम बता रहे थे ये वाली लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की। अब दूसरी लाइन कंडक्टर के एंड को और पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन भी ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, इनके बीच का एंगल अल्फा 1 कितना हो गया 0, तो इसलिए अल्फा 1 0 एंड पाई बाय 2 कितना होगा, तो पाई बाय 2 हो जाए, ओ सॉरी अल्फा 2 हो जाएगा तो आपके पास पाई बाय 2। ठीक है, ये इस केस में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप लिखोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी आई अपॉन आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये हो गया जो हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट जो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, साइन अल्फा 1 ये हो गया साइन 0 प्लस साइन पाई बाय 2, अल्फा 2 क्या वैल्यू हो गई पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू जो हमें पता है 0 होती है एंड साइन पाई बाय 2 ये होता है 1। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, साइन 0 और ये सब 0 प्लस 1। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पीयर इनटू मीटर, ये उसकी यूनिट या यूनिट टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो ये हम जो मैग्नेटिक फील्ड हो गए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ व्हेन द पॉइंट इज लाइज एट इट्स नियर इट्स वन एंड, मतलब उसके किसी एक पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड हो तो इतनी वैल्यू आएगी जो। और पहला केस हमने देखा कि अगर पॉइंट पी जो है वो उसके बाइसेक्टर के पास में हो यहाँ पर, ठीक है, मतलब कंडक्टर के बाइसेक्टर पर हो, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंक्लूजन निकल जाएगा इससे कि अगर ये वाला फॉर्मूला देखें मुझे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें डबल दिख रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब अगर पॉइंट पी हमारा कंडक्टर के बाइसेक्टर पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा, डबल होगा। और अगर हम कंडक्टर के किसी एक एंड की ओर चलने लगते हैं, एक एंड की ओर चलने लगते हैं, मतलब बाइसेक्टर से हम एक एंड की ओर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके बाइसेक्टर पर होगा, है ना, बाइसेक्टर ऑफ लेंथ पर होगा। ठीक है, और अगर इससे हम किसी एक एंड की ओर बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चलेगा, और किसी एक एंड के ऊपर पहुंच गए तो वहां पर पहुंच गए तो मैग्नेटिक फील्ड उसका आधा रह जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। फिर नेक्स्ट आएगा जो कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर अगर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं हो, फाइनाइट लेंथ का हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या रहेगा उसको भी हम देखते हैं। पहले आप इतने को नोट कीजिए। ठीक है, इसमें हम थर्ड केस देखते हैं हम यहाँ पर कि जो कंडक्टर है वो फाइनाइट लेंथ का हो और पॉइंट पी उसके किसी एक एंड पर और उसके कहां पर हो, बाइसेक्टर पर हो, है ना, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, मतलब कंडक्टर की लेंथ हम इस बार क्या ले रहे हैं, फाइनाइट लेंथ ले रहे हैं। फाइनाइट लेंथ मतलब मेजरेबल हो, इनफाइनाइट ना हो तब। ठीक है, तो हमने ये कंडक्टर मान लिया, जो उसकी टोटल लेंथ हमने मान ली यहाँ पर कितनी है, L है। ठीक है, और इससे r डिस्टेंस, बाकी सारे पैरामीटर सेम ले रहे हैं हम कि r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। ठीक है, तो इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट से लिया हमने यहाँ पर, तो अगर पूरी लेंथ जो, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या कहा, ये कंडक्टर जो क्या है कि हमारा फाइनाइट लेंथ का रहे, और ठीक है जो हमारा पॉइंट P है वो उसके बाइसेक्टर पर हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो ये जो एंगल्स है, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर बाइसेक्टर पर है ना, तो ये एंगल हमारा अल्फा 1 जो ये भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये भी हमारा अल्फा हो गया, मतलब बाइसेक्टर पे बोल दिया हमने इसको। और कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का रहे तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक होगी, तो अब यहाँ से देखना मिड पॉइंट ये है उसका, तो पूरी लेंथ जो है हमारी कंडक्टर की वो पूरी लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, L, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई ये वाली मिड पॉइंट से, ये कितनी हो गई, L/2, और ठीक है ना ये हो गई L/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, देन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये
दोनों इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए तो हमने इसे अल्फा से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देन मैग्नेटिक फील्ड उसका एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला था, तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। ये हमारे पास उसका मेन एक्सप्रेशन है। अब यहाँ जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों इक्वल हो गए, जिन्हें हमने अल्फा से डिनोट कर दी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, ठीक है, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है ना। बाय सेक्टर पे है तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, क्लियर। अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई बाय आर, और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो साइन अल्फा के लिए यहाँ पर क्या कर दो, जो कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हमारे, ठीक है। एक हो गया YOP XOP, तो इसमें किसी में भी साइन अल्फा लगा दो, तो साइन अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ चाहिए होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, और बेस है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, हाइपोटेनस है ना, बेस का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है हमारे पास, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो आप, ये है L/2, ये है R। तो हाइपोटेनस क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस है R स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर L/2 का स्क्वायर। तो L/2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का रूट स्क्वायर हटाओगे, इधर आ जाएगा रूट में R स्क्वायर L स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ क्या बन गया, R स्क्वायर, ये लिख दे रहे है ना, कैसे आया यहाँ निकाल भी दिया हमने, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास किसकी वैल्यू, हाइपोटेनस की। तो अब यहाँ से साइन अल्फा लगा दो किसी भी एक ट्राइंगल में, ये और ये दोनों सेम ही रहना है। तो इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ये वाला हम ले लेते हैं YOP, ठीक है, यहाँ लगा रहे हैं हम साइन अल्फा। तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर OY एंड हाइपोटेनस YP, ये YP, ठीक है। और वैल्यूज रख दो, तो साइन अल्फा और ये सब कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, साइन अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, OY कितना है हमारे पास, ये L/2, ठीक है, इधर अपॉन में है R स्क्वायर बाय L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब यहाँ से जो साइन अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L जो 2 है वो अपॉन में ले लेते हैं, और इधर मल्टीप्लाई में R स्क्वायर और L स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा जो इस वाले को आप सिंप्लीफाई कर दो, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे हमारे पास R स्क्वायर है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, स्क्वायर बाय 4। तो आप इसका क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रूट में 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में। अब यहाँ से आप ये 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आके तो कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में 2, है ना। ये 4 को हमने रूट से बाहर निकाल लिया, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो हम इसकी जगह जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ लिखा हो, इसलिए मैंने आपको इधर सिंप्लीफाई करके दिखा दिया कैसे आएगा, 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, ये 4 को हमने रूट से बाहर निकाल लिया तो 2 हो गया, क्लियर। एक ही स्टेप में हमने सब सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, साइन अल्फा आ गया हमारे पास L बाय रूट 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया साइन अल्फा की वैल्यू, है ना। अब ये कैसे आया मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। आप चाहे तो एक एक स्टेप आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इक्वेशन 1, ठीक है, I बाय R और इनटू में है 2, यहाँ से है ना, ये 2 साइन अल्फा के प्लेस पर हम लिख दे रहे हैं L 4R स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 I
एल अपॉन में आर 4r स्क्वायर प्लस एल, ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। मतलब कंडक्टर अगर फाइनाइट लेंथ का हो, जो मतलब जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम उसे फाइनाइट डिस्टेंस का मानेंगे। तब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पर भी डिपेंड करने लगेगा। मतलब इससे पहले हमने जो देखा था कि इनफाइनाइट वाले में तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जैसे हमने है ना ये निकाला म्यू अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, तो इसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन जब फाइनाइट लेंथ का हो, ठीक है, पॉइंट पी अगर उससे इतनी दूरी पर हो कि उसकी दूरी लेंथ कंडक्टर की लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं की जा सकती, तब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से ना। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, अब इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी देख लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे फॉर्मूले से। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फॉर्मूले से आप देख सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, ये पहला तो है करंट इन कंडक्टर। ठीक है, करंट इन कंडक्टर। ठीक है, और करंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट के। देख सकते हो आप यहाँ करंट बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आप उसको वर्ड में लिख देना फिर। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला क्या है लेंथ, है ना, तो क्या होगी लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर कब अप्लाई करेंगे हम केस, जब कंडक्टर हमारा फाइनाइट लेंथ का हो। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का ना हो तब लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। लेंथ जितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो अगला है डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उसे हम टेस्ट पॉइंट बोल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर से दूरी पर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट जो अगला फैक्टर है यहाँ पर क्या कर देते हम कि अगर म्यू नॉट है तो यहाँ पर, है ना, हम ये एयर की परमिबिलिटी है, अगर हम यहाँ मीडियम रख देते हैं तो मीडियम में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये म्यू आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, बाकी 2IL ठीक आर 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब अगर हम यहाँ पर मीडियम रख देते हैं कोई दूसरा मीडियम कंडक्टर के पास में, तो वहाँ मीडियम की परमिबिलिटी आ जाती है ना, म्यू आ जाता, और म्यू की जो वैल्यू है वो रिलेटिव परमिबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो हमारे पास मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इतना होगा। तो अगर हम कंडक्टर के पास कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं, जैसे उसके पास आयरन और है ना किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं, ठीक है, दूसरे मीडियम से मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं हम, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब जो हमारे पास कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके पास के मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। तो अगला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास मीडियम। ठीक है, अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। और कैसा डिपेंड करेगा फिर उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, म्यू आर टाइम बोल सकते हैं, उसकी परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा परमिबिलिटी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। जैसे आयरन को रख देते तो आयरन की परमिबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से एक रिलेशन याद रखिए, बी इन मीडियम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो मीडियम है इसको और एयर और वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ कितने दिख रहा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इन एयर की, है ना। वैसे हम ये रिलेशन पहले भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या रहेगी जो, है ना, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस तरह से जो हमने यहाँ बता दिया, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे लॉज है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं पॉइंट पी पे, तो हम राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलते हैं हमें, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम सच दैट द फिंगर्स रिमेन्स टुवर्ड द टेस्ट पॉइंट, thumb remains in direction of magnetic field or in direction of flow of current, then the direction of magnetic field is perpendicularly outward to the palm. Okay, तो यहाँ थंब इस तरह से रखेंगे करंट की डायरेक्शन में,
फिंगर्स को मैग्नेटिक टेस्ट पॉइंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है पाम के, तो यहाँ आउटवर्ड भी तो कैसा जाएगा, इनवर्ड, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। ओके, इस तरह से। और फिर इधर निकालना चाह रहे तो यहाँ आउटवर्ड रहेगा, है ना, इस तरह से आप रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इधर आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड के लिए डॉट लगा देते हो, यहाँ पर क्रॉस लगा देते हो, ऐसे, है ना। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्रॉ करने के लिए जो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई भी कॉर्क स्क्रू लॉ अप्लाई कर दो, या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ अप्लाई कर दो, या राइट हैंड थंब रूल, जो तो हमने राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बताने के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या हमें बताता है कि अगर हम हमारी फिंगर्स को कर्ल कर ले और थंब को, ठीक है, इस तरह से रखकर करंट की डायरेक्शन में रखे, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो ये जो हमारा कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर जो, ठीक है, इस पॉइंट पर ऐसे थंब रखा, तो जो हमारी क्या है फिंगर्स है वो क्या जा रही है, इस तरह से घूम रही है ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बनेगी, ये ऐसे, है ना, इस तरह से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड, ठीक है। फिर दूसरी एक और लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी वो कैसी बनेगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर द कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, ये ऐसे, इस तरह से जो मैग्नेटिक लाइंस अंदर जाएगी, इधर से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आएगी, एक प्लेन में हम दिखा रहे हैं इस तरह से, है ना, ठीक है। फिर और दो चार जो आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लाइंस आएगी, है ना, किसी एक प्लेन में आप दिखा दो उसको। ओके, तो ये रहेगी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। मैग्नेटिक लाइंस कैसी होगी, आर द कोसेंट्रिक कर्व्स। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट पी है, इस पर करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाई है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, ऐसे, इधर निकालते हो तो आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। फाइनाइट लेंथ वाला भी हम निकाल चुके हैं, इनफाइनाइट वाला भी हम निकाल चुके हैं, है ना। चलिए इसे नोट करें।